नमस्कार, मैं कंचन विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से। आज मैं आपको, जैसा हमारा लेसन चल रहा था राजा, किसान और नगर, तो वही लेसन मैं आपका आज को आगे कराऊंगी +2 क्लास का। देखो, हमने किया था राजधर्म के नवीन सिद्धांत, जिसमें हमने सरदार और सरदारी के बारे में भी पढ़ा, राजा के बारे में भी पढ़ा। सरदार जो होता था वो वंशानुगत पद भी होता था, और वंशानुगत क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि जैसे पिता का जो अधिकार है वो पुत्र को वैसा का वैसा मिल जाना, वो है वंशानुगत। और कई जगह पर वंशानुगत नहीं भी होता था। सरदारों को जो भेंट मिलती थी वो आगे अपने अनुयायियों को, यानी कि जो उनके साथ शामिल होते थे, उनको वो आगे दे देते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैवीय राजा, या दैविक राजा भी कह सकते हैं हम इसको। अब इसको दैविक राजा क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो राजा होते थे वो उस समय के दौरान उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए या उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा याचना करते थे। और क्या करते थे कि वो फिर जैसे पूजा याचना करने के बाद वो अपने आप को देवताओं के समान जो है वो समझने लग जाते थे। जैसे यहाँ पर कुषाण शासकों ने जो है उन्होंने भी एक उपाय किया था, उनका उदाहरण मिलता है हमें अभिलेखों के दौरान। अभिलेख आपको मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है। अभिलेखों के दौरान उनके प्रमाण जो है हमारे सामने जो हैं वो आते हैं। जैसे सिक्कों के ऊपर मूर्तियाँ मिलती हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा के पास एक देव स्थान है, जहाँ पर कुषाण शासकों ने एक बहुत विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना की थी। और अफ़गानिस्तान के साथ देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ जो हैं वो मिली हैं। फिर उसके बाद आता है 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य जो है वो भी मुग़ल, जो हमने पहले पढ़ा है उसकी तरह से ही जो है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध था। और मुग़ल शासक जो थे उनका जो साहित्य से हमें पता चलता है, सिक्कों से, अभिलेखों से उनके विषय में लिखा गया है। और जो कवि थे, कवियों के द्वारा राजा जो होता था या जो उनका स्वामी होता था उनकी प्रशंसा की जाती थी। और जैसे अभिलेख मिले हैं, प्रसिद्ध अभिलेख उनके अंदर, जैसे एक प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो हरिसेन के द्वारा जो है की गई थी, वो गुप्त सम्राटों में जो समुद्रगुप्त था उसका राजकवि था और उसी ने ही लिखा था। अब प्रयाग प्रशस्ति की रचना, अब ये प्रयाग क्या है? प्रयाग जो अब इलाहाबाद है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो लुप्त हो चुकी है, और जो गंगा और यमुना है वो हमें संगम अभी भी इलाहाबाद के अंदर जो है वो दिखाई देता है। तो प्रयाग यानी कि देवताओं का निवास स्थान और संगम, ठीक है, जिसको आज हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। जो समुद्रगुप्त था उसका जो धरती है इसके ऊपर उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था, और अनेक गुणों शुभ कार्यों से संपन्न उसके सभी वो था, और सभी उसके जो थे वो तलवे चाटते थे। राजाओं के यश को उसने मिटा दिया था और वो अपने आप को परमात्मा का पुरुष कहता था, ठीक है। उस समय के राजा जो थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय के राजा जो थे वो देवी देवताओं की आराधना करते थे, उनसे शक्तियाँ ले लेते थे और फिर अपने आप को उनके समान ही बताते थे। देवतुल्य शब्द आप इसमें पढ़ोगे अपनी बुक के अंदर, तो देवतुल्य का मतलब ही यही होता है कि वो अपने आप को देवताओं के समान जो है वो मानते थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है कि जो ये बदलता हुआ देहात यानी कि जैसे उस समय के दौरान छोटे छोटे गांव थे, कस्बे थे, फिर धीरे धीरे जैसे नगर बनने लगे, तो उस समय में राजा होते थे, राजा शासन करते थे। तो इसका पॉइंट जो पहला बनता है वो है जनता में राजा की छवि, यानी कि राजा की छवि कैसी थी? देखो, उस समय के दौरान जनता में इतना साहस तो नहीं था कि वो अपने राजा की बुराई कर सके, तो राजा की बुराई वो कर नहीं सकते थे, तो
उनके विषय में, यानी कि राजा के अपने विषय में तो प्रशस्तियाँ बनवाता था, अपने विषय में तो अभिलेख बनवाता था, लेकिन जनता जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, उनके विषय में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। यानी कि राजाओं की प्रशंसा की जाती थी लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। लेकिन उस समय के दौरान जो है कहानियाँ हमें मिलती हैं। कहानियाँ कैसे मिलती हैं? कहानियाँ जो हैं वो जैसे वंशानुगत चलती रहती थी। जैसे आपके दादी दादा आपको कोई कहानी सुनाते हैं तो आप आगे आने वाली पीढ़ियों को, आगे आने वाले बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते हो। तो ऐसे ही कहानियाँ जो हैं वो आगे से आगे जो है वो चलती रहती थी, यानी फॉरवर्ड होती रहती थी। तो उस समय के दौरान एक कहानी मिलती है, गणतिंदु नामक जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा था और उससे प्रजा जो थी वो बहुत परेशान थी। तो उसने क्या किया, एक बार अपने वेश को चेंज कर लिया, यानी कि अपनी वेशभूषा को बदल लिया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि जनता उसके विषय में जो है वो क्या सोचती है। तो जब उसने अपने वेश को चेंज किया तो चेंज करके वो जो है अब जनता के बीच में आ गया। तो जनता के बीच में आने से जो है उसको पता चला कि जनता जो है कैसे उससे दुखी है, क्योंकि उस जनता जो थी वो राजा की बुराई करती थी, वो अपने दुखों का कारण जो थी वो राजा को मानती थी और राजा को ही भला बुरा कहती थी। फिर उसके बाद आपका पॉइंट आता है उपज बढ़ाने के तरीके। अब जैसे देखो आपको जैसे हमें यहाँ से ही पता चलता है कि बदलता हुआ देहात, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जन समूह जो है, यानी कि जनसंख्या जो है बढ़ रही है, तो हम उपज को भी बढ़ाएंगे और कोशिश भी करेंगे। जैसे आज के दौरान हम देखते हैं कि उपज को बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, नए नए तरीके हैं। जैसे आज हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं और अनेकों प्रकार के हलों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय के दौरान जो है ऐसा नहीं था। तो उस समय के दौरान जैसे जो जनता थी वो जो कृषि करते थे, किसान, वो वर्षा के भरोसे रहते थे या नदियों के भरोसे रहते थे, या जो है कुएं उस समय के दौरान जो है खोद लिए जाते थे और कुओं से जो है जल सिंचाई की जाती थी। लेकिन उस समय के दौरान क्या हुआ कि लोगों को लोहे के जो फाल होते थे, लोहे का एक हल जो है उन्होंने बनाया, और ये 6वीं शताब्दी में लोहे का हल, जैसे देखो यहाँ पर बताया भी हुआ है मैंने कि लोहे का एक हल बनाया जिसके आगे फाल लगी हुई होती थी, और ये फाल जो है कुछ तीर नुमा आकार की होती है आगे से, जैसे आज भी आपने देखा होगा हल का आकार, तो उस आकार की होती थी जो ज़मीन को खोद देती थी। लेकिन जो इलाके समतल नहीं होते थे, यानी कि जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होते थे, तो वहाँ पर कुदाल क्या होती है, कस्सी के आकार का एक यंत्र होता था, उसको प्रयोग किया जाता था पर्वतीय इलाकों के अंदर। तो उस समय के दौरान लोहे के फाल बनाए गए, हल बनाए गए और उनसे जो है कृषि की जाने लगी, जिससे भूमि जो है वो जल्दी उर्वरक हो जाती थी। और जैसे सख्त भूमि को उस हल से तोड़ लिया जाता था, फिर उसकी रुपाई जो है वो कर दी जाती थी, और हलों के उपयोग से जो है फसल उपजाने के नए तरीके मिले, और जिससे जो फसल है वो बढ़ने लगी। उसके बाद आता है ग्रामीण समाज में विभिन्नता, यानी कि ग्राम जो थे, गांव जो थे, उनके अंदर जनता थी, जैसे जो लोग थे वो कैसे कैसे रहते थे और क्या क्या कार्य जो है वो करते थे। जैसे कुछ लोगों के पास तो भूमि थी, लेकिन कुछ लोग भूमिहीन भी थे। तो जैसे आज हम देखते हैं, हम आज के समय के दौरान देखें तो भूमिहीन जो व्यक्ति हैं तो वो अनेकों कार्य करते हैं। तो ऐसे ही उस समय के दौरान भी जो भूमिहीन व्यक्ति थे वो जो है वो अनेकों कार्य करते थे। वो क्या कार्य करते थे? जैसे व्यापार आदि करते थे, ठीक है। और जैसे इसमें बताया भी गया है कि जो बड़े बड़े जमींदार थे और जो ग्राम प्रधान होते थे वो शक्तिशाली माने जाते थे। वो जो हैं वो किसानों के ऊपर नियंत्रण भी रखते थे, और गांव के अंदर एक प्रधान का पद होता था, जो भी कैसा होता था, वंशानुगत। जैसे सरदार का मैंने आपको पद बताया था, वैसे ही ये भी प्रधान का पद भी जो होता था वो वंशानुगत होता था। और आरंभ में तमिल संगम साहित्य में भी गाँव में जो है विभिन्न प्रकार के वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है। वहाँ पर वेलार,
बड़े जमींदार, हलवाहा और उलवर और दास, अणिमाई आदि जो हैं उन वर्गों का वर्णन जो है वो हमें मिलता है। और वर्गों की यह विभिन्नता जो है वो भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उद्योग पर या उपयोग पर आधारित होती थी। उसके बाद आपका पॉइंट जो आता है वो है भूमि दान और नए सम्राट ग्रामीण। अब ये भूमि दान क्या होता है, यानी कि भूमि को दान में दे देना। और नए सम्राट ग्रामीण, इसमें क्या है कि जो उस समय के दौरान ग्रामीण थे, जो लोग थे, जैसे जो बड़े बड़े राजा थे वो क्या करते थे, अपनी प्रशंसा पाने के लिए, जैसे अपने को देवतुल्य बताने के लिए वो भूमि का दान जो है वो कर देते थे। ये हमें प्रमाण किससे मिले हैं, अभिलेखों से ये हमें प्रमाण जो है वो मिले हैं। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वो साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख जो थे उस समय के दौरान वो संस्कृत में थे। जैसे प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है वो पुत्री थी। जैसे उस समय के दौरान हमें जो है मिलता है कि उस समय में पुरुष प्रधान जो शासक था, जो भी समाज था वो पुरुष प्रधान था। लेकिन उसके विपरीत भी एक घटना हमें मिलती है प्रभावती की। प्रभावती जो थी वो गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनकी पुत्री थी। उसका विवाह जो है वो ढक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था और जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। और संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। लेकिन एक अभिलेख के अंदर जो है हमें पता चलता है कि प्रभावती जो थी उसने भूमि को दान किया था। तो दान किया था तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्वामी थी, तभी उसने जो है भूमि का दान किया था। उसके बाद आता है आपका नगर और व्यापार, यानी कि नगर जो है उनकी स्थापना कैसे हुई और व्यापार कैसे बने, नए नगर जो हैं वो कैसे बने। जैसे उस समय के दौरान पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो नगर होते थे या जो जैसे शासक होते थे वो किलों के अंदर, यानी कि किले बना दिए जाते थे, जो चार दीवारी है उनके इर्द गिर्द बना दी जाती थी, एक शहर एक नगर के इर्द गिर्द, और उसके अंदर जो है राजा जो है रहते थे। और उपमहाद्वीप के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे अधिकांश नगर महाजनपद की जो राजधानियां हैं वो प्राय मार्गों, जो संचार के मार्ग होते थे उनके किनारों पर जो है वो बसी हुई होती थी। और अधिकतर जो महाजनपद होते थे वो राजधानी के अंदर ही होते थे और वे नगर संचार के मार्गों के किनारों पर बसे हुए होते थे। और पाटलिपुत्र एक ऐसा नगर था जो नदी के किनारे पर बसा हुआ था, जो आज हम पाटलिपुत्र जिसको पहले कहा जाता था उसको आज हम पटना के नाम से जो है वो जानते हैं। जो व्यापार किया जाता था वो भूतल मार्ग से भी, यानी कि भूमि के मार्ग से भी इधर उधर आया जाया जाता था, समुद्र मार्ग से भी होता था और नदी मार्ग से भी होता था। उस समय उज्जैनी एक मशहूर शहर था जहाँ से व्यापार जो है वो किया जाता था। उसके बाद आता है संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। अब ये संभ्रांत वर्ग क्या है? संभ्रांत वर्ग के अंदर जो आते थे वो अमीर लोग आते थे, जो संपन्न होते थे, जो किले के अंदर बंद रहते थे। और हमें इनका पता कैसे चला? जब नगरों की खुदाई की गई, जब जैसे जहाँ पर जैसे हड़प्पा की खुदाई की गई तो वैसे ही इसकी भी खुदाई की गई, तब हमें पता चला। जैसे बड़े बड़े किले मिले, जैसे जो नीचे दबे हुए थे उनसे पता जो है वो चलता है। और फिर जो शिल्पकार होते थे वो कौन होते थे? वो कार्यकर्ता होते थे, जो कार्यों को करते थे, जो नक्काशी का कार्य करते थे, बर्तन आदि बनाते थे, फिर उनके ऊपर छोटी छोटी जो है फ्लावरिंग बना देना, इस तरह के कार्यों को करते थे। और कार्यकर्ताओं के अंदर कौन कौन आते थे? धोबी, जैसे धोबी जो है वो अपने कपड़े धोने का कार्य करता था। सुनार जो है वो सोने का कार्य करता था, यानी कि गहने आदि बनाता था। व्यापारी जो हैं वो सब क्या करते थे? व्यापारियों का भी एक संघ होता था, यानी कि एक संगठन बनाया जाता था और जो व्यापार जो है वो करते थे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जल, थल,
दोनों मार्गों से ही व्यापार जो है वो होता था। और व्यापार के लिए वो घोड़ों का प्रयोग, गधों का प्रयोग जो है वो भी करते थे और पैदल यात्रा भी करते थे। उसके बाद आता है आपका उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, यानी कि उपमहाद्वीप आपको पता ही है क्या होता है कि समुद्र के अंदर ऐसा एरिया जहाँ पर जो है पानी होता है और थोड़ा सा स्थान जो है वो उभरा हुआ होता है। और वहाँ पर बंदर जैसे उन चीज़ों से हमें कैसे पता चलता है कि बाहर भी व्यापार होता था, जैसे बंदरगाह जो है वो बने हुए थे। और भूमि मार्ग क्या होता है, भूमि मार्ग से भी व्यापार करते थे और नदी मार्ग से भी व्यापार करते थे। इन सब चीज़ों का हमें सिक्कों और अभिलेखों से जो है वो पता चलता है। फिर सिक्के और राजा, जैसे अब व्यापार बढ़ने लगा तो पहले जो है वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पर मसाले पाए जाते थे तो अन्य देशों से अन्य वस्तुएं जो हैं वो लाई जाती थी। मसालों का लेन देन होना, नमक का व्यापार होना, कपड़े का व्यापार होना। लेकिन जैसे वस्तुओं को लेन देन जब किया जाता था तो एक वस्तु जो है जब दूसरे को दी जाती थी तो उससे जो है मुश्किल आती थी। तो फिर क्या किया गया कि सिक्कों को बनाया गया और सिक्कों का प्रयोग जो है फिर किया जाने लगा। सिक्के आहत सिक्के बनाए जाते थे। आहत सिक्के क्या होते हैं कि धातु को पीट कर फिर उसके ऊपर जो है मूर्ति कला कर दी जाती थी। जैसे राजा जो है, राजाओं की मूर्तियां बनाई जाती थी, देवी देवताओं की मूर्तियां उनके ऊपर बनाई जाती थी और फिर उनसे जो है व्यापार किया जाता था। और गुप्त काल के दौरान हमें सिक्के के जो सोने के सिक्के हैं वो भी मिले हैं। तो यानी कि जो गुप्त काल के शासक थे वो अत्यधिक संपन्न थे, उससे हमें ये भी पता चलता है। उसके बाद आती है जो मूल बातें थी, यानी कि जो मूल बातों में क्या है कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था। अभिलेखों के अंशों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इतिहासकार जो हैं वो अध्ययन करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन अभिलेखों को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उन अभिलेखों पर क्या लिखा गया है। तो उनके ऊपर, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि उनके ऊपर ब्राह्मी लिपि लिखी गई है, ख्रोष्टी लिपि लिखी गई है। तो ब्राह्मी लिपि जिसको ब्रह्मा के मुख की लिपि भी माना जाता था, और जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनके अंदर इन सभी जो भी भाषाएं हैं उन सब का मूल जो है वो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। और ब्राह्मी लिपि के जो लेख मिले हैं वो जो अशोक हैं उसके अभिलेख जो हैं वो मिले हैं। और जो आधुनिक हमारी भाषाएं हैं देवनागरी लिपि कौन सी है, जो हमारी हिंदी है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। तो कई पांडुलिपियों का जो अध्ययन किया गया है तो वो लिपि जो है वो उससे भी मिलती है। जो प्राचीन अक्षर हैं, जो उनके नमूने हैं, उनकी आज की भाषाओं के साथ तुलना की जाती है और फिर उनके विषय में जो है ज्ञान लिया जाता है। ख्रोष्टी लिपि, इसको कैसे पढ़ा गया, जो पश्चिम और उत्तर का जो भाग है उसके अंदर जो अभिलेख हैं उनके अंदर जो है ये ख्रोष्टी लिपि जो है पाई जाती है। और उनकी कहानी भी जो है वो अलग है। वहाँ पर उस क्षेत्र में हिंदू यूनानी राजा जो थे उनके द्वारा जो है ये अभिलेख बनवाए गए थे। और सिक्कों से और जो वहाँ के अभिलेख हैं उनके ऊपर जो ख्रोष्टी लिपि है उनसे ही हमें यह सब पता चलता है। तो दोनों लिपियाँ जो हैं उनको अपोलोडोटस का नाम जो है वो लिखने में एक प्रतीक जो मान लिया गया था, और वही जो है जो इतिहासकार हैं वही उन्हीं से ही जो सब ये आइडिया हैं वो लगाते हैं। फिर अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अब अभिलेख जो थे उनसे जो हमें जो उस समय के दौरान शासक थे वो कुछ ना कुछ साक्ष्य जो है वो छोड़ते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो राजा थे वो क्या करते थे कि अपने अभिलेख बनवाते थे और उनके ऊपर अपनी बड़ाई जो है वो छपवाते थे। और हमेशा तो अभिलेख छपते नहीं थे, वो कभी कभार जो है अभिलेखों को छपवाते थे।
अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि इतिहासकार और अभिलेख शास्त्रियों के जो काम करने के तरीके हैं उनसे पता चलता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ा गया है। और ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक के द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग जो है वो किया गया है। और उसमें अशोक को क्या बताया गया है, वो देवताओं का प्रिय था, प्रियदसी, यानी अब इसमें एक शब्द यूज़ किया गया है प्रियदसी, उसका मतलब होता है देखने में सुंदर। और अशोक का नाम जो है वो अन्य अभिलेखों में भी मिलता है जिसमें उसकी उपाधियाँ भी लिखी हैं। और इन अभिलेखों के परीक्षण के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनकी जो विषय शैली, जो भाषा, पुरातत्व, लिपि, विज्ञान जो है उन सब में समानता थी। और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो अभिलेख हैं वो सभी एक ही शासक के द्वारा बनवाए गए थे। तो ये लेसन हमारा यहीं पर जो है वो समाप्त होता है। तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा, इसकी रीडिंग अच्छे से कीजिएगा। सारे पॉइंट जो हैं वो मैंने आपकी NCERT बुक से ही लिए हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उन सब के बारे में, अथर्ववेद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की स्थापना, और फिर समुद्रगुप्त का, और फिर जो मौर्य काल है उसके समान ही गुप्त जो साम्राज्य है उसका, और समुद्रगुप्त एक नेपोलियन के समान था, वो भी मैंने आपको बताया। और मौर्य का अर्थ क्या होता है, मयूर पालने वाला, वो सब कुछ भी मैंने आपको बताया। प्रियदसी क्या होता है वो भी आपको बताया। तो इन सब को अच्छे से ध्यान से अपनी बुक के द्वारा रीड कीजिएगा और फिर उनके क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।